हिंदुओं को अगर सबसे ज्यादा मूर्ख किसी व्यक्ति ने बनाया है तो वो सुब्रमण्यम स्वामी हैं। इन्होंने अपनी बेटी एक मुसलमान को ब्याह दी, इस्लामी धर्मांतरण तक हो गया, लेकिन फिर भी यह हिंदू धर्म के नाम पर लोगों का चूटिया काटते रहे हैं। जो कभी इनके फैंस हुआ करते थे वो ही आज इनकी मानसिक स्थिति को देखकर इसे गाली देने को मजबूर हो रहे हैं। यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पद की लालसा के लिए राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा था और कुछ नहीं। सोनिया गांधी जयललिता की बैठक करा के इसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरवा दी थी, लेकिन इस बार यह भूल गए कि सामने कौन है। अब इनका एक ही काम बचा है, गाली सुनना। न तो यह आज की बीजेपी का बाल बर्बाद उखाड़ सकता है और न ही मोदी सरकार का कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए भौंकना और गाली सुनना ही अब इनका पैसा है। यह सब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने बेहद शर्मनाक हरकत की है। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का उद्घाटन करीब है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसी पर बुरी तरह बौखलाए सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर उद्घाटन की आलोचना की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने नोटबंदी से लेकर कोरोना तक लिए गए कुछ फैसलों की आलोचना की थी। अब वे राम मंदिर के उद्घाटन की आलोचना के कारण सुर्खियों में हैं। स्वामी ने सुबह सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राम भक्तों ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों अयोध्या में राम मंदिर की अनुमति कैसे दे दी। राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए, अपनी पत्नी सीता की रिहाई के लिए संघर्ष किया। उन्हें पता है कि मोदी ने उनकी पत्नी को छोड़ दिया, फिर वे पूजा कैसे कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के किसी भी नेता ने अभी तक सुब्रमण्यम स्वामी के पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जिस एक्स सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने उस पोस्ट को किया था उसके तहत कई लोगों ने उनके बयान पर गौर किया है। भड़के लोगों ने कहा कि मुझे दुख है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री मोदी ने आपको मंत्री पद नहीं दिया, लेकिन अब पता चला है कि इन दोनों ने सही फैसला किया था। वहीं इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मोदी अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर फेल है, चीन के मुद्दे पर भी है और तो और राज्यों में जो हो रहा है उस मुद्दे पर भी फेल है। राम मंदिर बनवाने के मुद्दे पर स्वामी ने कहा, जो कुछ किया मैंने किया है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने को लेकर पूरे अयोध्या शहर में तैयारियां जोरों पर है। बताया जा रहा है कि उद्घाटन समारोह में करीब 8000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सर संघ चालक मोहन भागवत तीनों मुख्य अतिथि होंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी 8 साल में राम मंदिर निर्माण करवा दिया और एक कांग्रेस है पता नहीं कितने लालची हिंदुओं को ईसाई बना दिया और राम मंदिर निर्माण में कपिल सिब्बल जैसा अधर्मी को वकील बनाकर रोड़ा लगा दिया था। और अब जो कांग्रेस पार्टी ने किया है उससे पूरा देश हैरान है। कांग्रेस हिंदुओं से किस कदर घृणा करती है और किस तरह से अपने नेताओं द्वारा हिंदुओं के खिलाफ हवा बनाने का प्रयास करती है, उसका एक उदाहरण मात्र है सैम पित्रोदा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस IOC के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ANI से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी का बार बार मंदिर में जाना उन्हें परेशान करता है। उन्होंने कहा यह अच्छी बात नहीं है। सैम पित्रोदा का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ऐसे में पीएम मोदी को देश के बारे में सोचना चाहिए। सैम पित्रोदा का कहना है कि पूरा देश इस समय राम मंदिर पर लटका हुआ है, यह वास्तव में परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भगवान राम से जो दिक्कत होती थी उसका प्रदर्शन खुलेआम होने लगा है। सैम पित्रोदा ने कहा, क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी एक असली मुद्दा है? क्या महंगाई असली मुद्दा है? क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या दिल्ली में वायु प्रदूषण असली मुद्दा है? सैम पित्रोदा ने आगे कहा, 2024 का चुनाव भारत के भविष्य के लिए अहम है। भारतीयों को अब तय करना है कि वह कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए या फिर समावेशी और स्थिर धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए?
लोगों को तय करना होगा कि उन्हें तानाशाह चाहिए या फिर लोक सेवक। लोगों को अब तय करना होगा कि उन्हें धर्म के आधार पर बंटवारा चाहिए या एक लोक सेवक जो सभी को साथ लेकर चले। क्या लोगों को डर फैलाने वाली सरकार चाहिए या फिर सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार, यह उन्हें ही तय करना होगा। 2024 का चुनाव देश के भविष्य के लिए होने जा रहा है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के भविष्य के बारे में। बता दें कि सैम पित्रोदा को कांग्रेस समर्थकों द्वारा आईटी क्रांति के अगुवा लोगों में से एक माना जाता है। उन्हें कांग्रेस की यूपीए सरकार ने साल 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। इसके बाद से वो कांग्रेस पार्टी की गुलामी करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक भगवान राम को काल्पनिक बताती रही है और हिंदुओं के हृदय में बसे भगवान राम को लेकर अपनी कुंठा का प्रदर्शन करती रहती है। वो अयोध्या में लगभग तैयार हो चुके भगवान राम के भव्य मंदिर के लोकार्पण से पहले राजनीतिक धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश में है। इसी क्रम में सैम पित्रोदा उसके हथियार बने हैं। गौरतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उस समय अयोध्या में होंगे। इस कार्यक्रम के लिए विपक्ष नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम भी चर्चा में है। वहीं हजारों की संख्या में अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थिति में होंगे। ऐसे में एक तरफ राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होकर हिंदू वोट बैंक को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी कांग्रेस, साथ ही वो गैर हिंदू वोटरों को अपनी ओर लाने के लिए सैम पित्रोदा जैसे लोगों का इस्तेमाल भी कर रही है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। कभी भी टूट सकती है नीतीश कुमार की पार्टी, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी का फिर से भाजपा से गठबंधन हो सकता है, क्योंकि जेडीयू के 11 विधायक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं और बागी होने के कगार पर हैं। बिहार की सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है। पहले जेडीयू के 11 विधायक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जिसकी खबर नीतीश कुमार को भी नहीं होती है, और अब खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। क्या राजद के तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की सारी तैयारी कर ली गई है, या पलटू चाचा फिर से पलटने वाले हैं? जो भारतीय जनता पार्टी कल तक किसी भी हाल में नीतीश कुमार को एनडीए में वापस नहीं लेने की बात कर रही थी, आज उसी भाजपा के नेता नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इन सभी सवालों का जवाब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, हमें तो बस इंतजार करना है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। जेडीयू में दो फाड़ होने की सुगबुगाहट तेज है। सूत्रों की माने तो पटना में जेडीयू के 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पार्टी के एक सीनियर मंत्री भी शामिल हुए। इसी बीच गुरुवार यानी 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं। यहाँ वह पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सभी की नजरें उनके कदम पर टिकी हैं। इसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या ऐलान करने वाले हैं, और क्या इससे विपक्षी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ जाएगी, या फिर बिहार की सियासी समीकरण बदल सकते हैं। नीतीश कुमार के वर्किंग स्टाइल को देखे तो जब पार्टी के नेता किसी दूसरे दल की तरफ झुकाव की खबर आई, तब उस नेता के पर नीतीश कुमार ने कतर दिए। जब पार्टी के अंदर आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ सांठगांठ के आरोप लगे, तो नीतीश कुमार ने एक झटके में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब पार्टी के अंदर बाहर लल्लन सिंह पर आरजेडी के साथ ज्यादा हमदर्दी रखने की चर्चाएं हैं। ऐसे में चर्चा है कि लल्लन सिंह को हटाने का फैसला हो सकता है। दिल्ली की बैठक में लल्लन सिंह का क्या होगा, यह अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। उनको पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने की सुगबुगाहट तेज है। मुमकिन है कि पार्टी को फूट से बचाने के लिए नीतीश कुमार बड़ा ऐलान दिल्ली में कर सकते हैं। यह मुमकिन है कि बैठक में पार्टी के नेताओं की राय लेकर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। बजरंग पूनिया और राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं? हम इस अशोभनीय घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राहुल गांधी पर टूट पड़े, उठाकर जमीन पर पटका। ये राजनीति नहीं तो और क्या है। बार बार पहलवान के बीच कांग्रेस के नेता जा रहे हैं और अब कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी वहां पर जाकर बैठे हुए हैं। इससे पहले जब पद्मश्री पुरस्कार लौटाया गया था तो बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक प्रियंका गांधी के चरणों में जाकर बैठे हुए थे। क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता पाने के लिए
इतनी नीचता की हद तक जा सकती है? भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर यही यहाँ के नागरिक चलते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को खत्म कर देना चाहिए, जो सत्ता प्राप्ति के लिए निरंतर भारत के एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हैं। नेहरू गांधी परिवार की विरासत के बावजूद राहुल गांधी अब तक की अपनी राजनीतिक यात्रा में कांग्रेस के लिए बोझ ही साबित हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अब तक जितने भी सियासी प्रयोग किए हैं उनमें उनको पटखनी मिली है। 2024 के आम चुनावों से पहले कांग्रेस अखाड़े से राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखाड़े से भी तस्वीरें राहुल गांधी के चित होने की ही आ रही है। राहुल गांधी बुधवार यानी 27 दिसंबर 2023 की सुबह हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गांव पहुंचे। अखाड़े में पहलवानों से मुलाकात की। यह वही अखाड़ा है जिसमें दीपक और बजरंग पूनिया ने कुश्ती की शुरुआत की थी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने पहलवानों के साथ बातचीत की, एक्सरसाइज किया, कुश्ती के दांव पेच सीखे। मेट पर बजरंग पूनिया के साथ कुश्ती कर चित हुए। राहुल गांधी ने पहलवानों के साथ बाजरे की रोटी और सरसों का साग भी खाया। रिपोर्ट के अनुसार लौटते समय गन्ने और मूली भी साथ ले गए। छारा गांव के इस अखाड़े को वीरेंद्र आचार्य अखाड़ा कहते हैं। यह अखाड़ा पहलवान दीपक पूनिया का प्रशिक्षण केंद्र रहा है। दीपक पूनिया कॉमनवेल्थ में स्वर्ण और एशियाई खेलों में रजत पदक भी जीत चुके हैं। राहुल गांधी का आज रोहतक में भी एक अखाड़े में जाने का कार्यक्रम है। बजरंग पूनिया ने इस मुलाकात के बाद बताया, राहुल गांधी हमारा जो रूटीन होता है रेसलिंग का वह देखने आए थे। उन्होंने कुश्ती और व्यायाम भी किया। वे देखने आए थे कि एक खिलाड़ी का जीवन कैसा होता है। राहुल गांधी ने इस दौरान कोच वीरेंद्र आचार्य से भी मुलाकात की। वीरेंद्र आचार्य का कहना है कि राहुल गांधी सुबह 6:15 बजे बिना किसी को बताए पहुंचे थे। गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें संजय सिंह की जीत हुई थी। वह कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। इसके बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का निर्णय लिया था। बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटा दिया था। इसके बाद साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। वैसे केंद्र सरकार ने कुश्ती महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह और उनकी पूरी टीम को काम करने से रोक दिया है। कुश्ती फेडरेशन का कामकाज एडहॉक कमेटी देखेगी, लेकिन कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवान इससे संतुष्ट नहीं हैं। 26 दिसंबर को इस कड़ी में विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार वापस कर दिया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। भारत सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3 उपधारा 1 के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह गुट जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है। ऐसे में सरकार इस पर बैन लगा रही है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट संगठन और इसके सदस्य जम्मू और कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और लोगों को भड़काकर वहां इस्लामी शासन स्थापित करने को समर्थन देने में लिप्त है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के तहत कठोरतम सजा दी जाएगी। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पिछले दिनों कांग्रेस को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। कांग्रेस ने भी इस ऐतिहासिक समारोह का न्योता देने के लिए ट्रस्ट को धन्यवाद दिया था, लेकिन लगता है यह बात केरल की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आई। अब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के ऊपर बीजेपी के एजेंडे में न फंसने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि केरल में IUML कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ी सहयोगी है।
बुधवार को इसके महासचिव पीएमए सलाम ने कांग्रेस को बीजेपी के झांसे में न आने की चेतावनी दी। सलाम ने कहा, सभी चुनावों से पहले बीजेपी कोई न कोई हथकंडा लेकर सामने आती है और यह हमारे देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने का एक एजेंडा है। बीजेपी अनावश्यक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी को जाल में नहीं फंसना चाहिए। केरल के एक सुन्नी संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने भी कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना की है। यह बात उसके बुधवार के संपादकीय में स्पष्ट की गई है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाए गए सॉफ्ट हिंदुत्व के रुख से करारा झटका लगा है। संपादकीय में यह भी कहा गया है, यह हाल के विधानसभा चुनावों में देखा गया है, जिसमें कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। सीपीएम और सीपीआई ने महसूस किया है कि यह भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए एक अग्नि परीक्षा है, इसलिए उन्होंने समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इसी तरह कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा ही रुख अपनाना चाहिए। बुधवार को एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने राम मंदिर के अभिषेक समारोह में कांग्रेस पार्टी के शामिल होने की संभावना पर पूछे गए सवाल को टाल दिया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।